आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने एक खेत खरीदा और उनके साथ धोखा हो गया। क्यों हुआ? उन्होंने सेल डीड तो करा ली थी अपनी, रजिस्टर तो लीगली हम देखे, वो मालिक तो बन गए थे, लेकिन धोखा ऐसे हुआ उन्होंने म्यूटेशन नहीं कराई थी उस ज़मीन की। तो हुआ क्या? उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी उसका म्यूटेशन नहीं किया था, तो जो पुराना मालिक था वो दोबारा बेच दी। ऐसा क्यों हुआ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। फर्स्ट, ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होती है एग्रीकल्चर लैंड, उसकी म्यूटेशन होती है। सेकेंड होती है किसी भी तरीके की लैंड, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी होती है, उसकी म्यूटेशन अलग तरीके से होती है। बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि भाई मेरे को खाली एग्रीकल्चर लैंड की ही म्यूटेशन करानी है या अपनी हर प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करानी है। तो हम आपको बोलेंगे आपको 2 नंबर प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करानी होती है। 2 नंबर अलग अलग जगह अलग अलग ऑफिस में होती है, और दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, जानेंगे हम इस वीडियो के आगे में। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना मिस कर दे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रॉपर्टी म्यूटेशन होती क्या है। अगर मैं इंग्लिश वर्ड म्यूटेशन की बात करूँ तो म्यूटेशन का क्या वर्ड होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है परमानेंट चेंज। अब प्रॉपर्टी म्यूटेशन के अंदर किस चीज़ का चेंज हो रहा है, तो अब हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ओनर ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर मान लीजिए कोई ओनर चेंज होता है, किसी भी तरीके की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर भी चेंज करना ज़रूरी होता है। अब ये किस तरीके की रिकॉर्ड्स होते हैं? ये जनरली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, या म्यूनिसिपल बॉडी होती है, या कॉर्पोरेशन होती है। तो अब इसे हमें डिटेल्स में समझने के लिए जानना होगा कि किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, उनका किस तरीके से म्यूटेशन होता है। तो मैं कहूँ ब्रांड लेवल पे तो मेनली 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट होती है एग्रीकल्चर लैंड, इसका म्यूटेशन थोड़ी अलग तरीके से होती है। सेकेंड होती है अदर लैंड, इसके अंदर कोई कमर्शियल लैंड हो सकती है, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट हो सकता है, किसी भी और तरीके की लैंड हो सकती है, और साथ ही में कोई बिल्डअप प्रॉपर्टी हो सकती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, ऑफिस प्लेस हो सकती है, रिटेल हो सकता है, मॉल हो सकता है, या कोई भी एक प्रॉपर्टी हो सकता है। तो इन 2 तरीके की प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होता है, बट दोनों का अलग अलग तरीके से होता है। तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। इससे पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है, ये किस तरीके से हो सकती है। या तो वो सेल डीड एग्जीक्यूट हो सकती है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेची गई है, या वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है, किसी रिलेटिव ने किसी दूसरे रिलेटिव को गिफ्ट कर दी, उस केस में गिफ्ट डीड साइन होती है, या फिर ये लीगल इनहेरिटेंस हो सकता है। मान लीजिए जो ओनर उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है या नेचुरल डेथ हो जाती है, उस केस में जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। फिर कोई विल के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई एक्सचेंज डीड है, मान लीजिए किसी ने अदला बदली की है प्रॉपर्टी की, उस केस में हो सकता है, या और भी किसी तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र होती है। अब क्या होता है कि अब हमें खाली ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, उस केस के अंदर हमें इस रिकॉर्ड्स को म्यूटेशन भी कराना पड़ता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा और डिटेल्स में हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है और दूसरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका होता है। तो मैं एग्रीकल्चर की ट्रांसफ़र की बात करूँ तो सबसे पहले प्राइस नेगोशिएट किया जाता है। मान लीजिए बायर और सेलर एक खेत को 10 लाख में किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है, कितना पेमेंट करेंगे, कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, किस तरीके की डिफ़ॉल्ट पेनल्टी रखी जाएगी, और जब कंप्लीट पेमेंट हो जाती है तो सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है इसके अंदर, और फिर सब रजिस्टर के ऑफिस में रजिस्टर होती है। तो जब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमने सेल डीड रजिस्टर करा ली, तो बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड में सेल डीड फाइनल नहीं होता है, फाइनल गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में माना जाता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो अब ये म्यूटेशन जो है उसको माना जाता है कि सेल डीड देनी हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट रिकॉर्ड में चेंज करा लिया। अब ये जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं ये हम लैंड रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग स्टेट के अंदर इन्हें, गुजरात या मुंबई की बात करें तो इन्हें 7/बड़ा बोलते हैं, और पंजाब हरियाणा में इसे जमाबंदी नकल बोला जाता है। तो ये रेवेन्यू जो होता है ये डिजिटल भी होता है आज के टाइम में। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं कौन ओरिजिनल मालिक है, इसलिए आप रेवेन्यू में आप अपडेट करा ले जो भी अपने ज़मीन ली हुई है। उसके बाद इसे काफ़ी जगह पर खतरा खतौनी भी बोलते हैं।
यूपी बिहार के अंदर तो ये जब आप म्यूटेशन कराते हैं तब आपको मालिकाना हक मिलता है। जो भी आप बोलो 7/12 रिकॉर्ड ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। ये भी जान लीजिए इसको अपडेट कराना क्यों इसको ज़रूरी है। उससे पहले बिल्डर प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है ओनरशिप ट्रांसफ़र का। मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदा है, इसमें भी आपने सेल प्राइस कम ज़्यादा करेंगे, उसके बाद एग्रीमेंट पे साइन करेंगे जिस पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी। उसके बाद आप सेल डीड एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस केस के अंदर जो आपका सेल डीड है उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है। इस केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट कराना ज़रूरी नहीं होते हैं। ये जो बिल्डर प्रॉपर्टी है या जो भी प्रॉपर्टी है इसमें म्यूटेशन फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो इस केस में म्यूनिसिपल ऑफिस में म्यूटेशन को अपडेट किया जाता है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केस में कैसे म्यूटेशन ट्रांसफ़र होता है। एग्रीकल्चर लैंड या सेकेंड लैंड के बारे में म्यूटेशन कैसे चेंज होती है वो फाइनल रिकॉर्ड माना जाएगा। और वो बाकी किस प्रॉपर्टी के अंदर सेल डीड को माना जाता है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन किस लिए और क्यों ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं क्या फ़ायदे होते हैं प्रॉपर्टी म्यूटेशन कराने से। तो एग्रीकल्चर लैंड की बात करें कि क्यों ज़रूरी है म्यूटेशन कराना। सबसे पहले तो अभी हमने बात की ये फाइनल रिकॉर्ड नहीं होता है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड इन ओनरशिप चेंज। अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं होगा तो जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची है वही माना जाएगा। उसके बाद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत से केस में फ्रॉड होते हैं। मान लीजिए प्रीवियस जो ओनर है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर वही ओनर माना जाएगा, आप नहीं माने जाओगे ओनर। जो ओनर है अब तक उस प्रॉपर्टी का, वो चाहे तो इसे दोबारा सेल कर सकता है इस प्रॉपर्टी को, और मान लीजिए वो इस प्रॉपर्टी को कितनी बार भी बेच सकता है जितनी उसकी मर्जी हो, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में तो उसका ही नाम है। तो इस तरह आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मेनली ये एग्रीकल्चर लैंड के अंदर में होता है, इसलिए म्यूटेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। और एक रीज़न है गवर्नमेंट के हिसाब से आपने जिससे ज़मीन ली वही ओनर है उस लैंड का, और गवर्नमेंट कंपनसेशन डालती है किसी प्रोजेक्ट की वजह से, तो कंपनसेशन होगा वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो उस लैंड का मालिक होगा उसको ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप उस लैंड का ओनर नहीं है। दूसरे केस में दूसरी टाइप की जो लैंड और बिल्डर प्रॉपर्टी है उसमें क्यों ज़रूरी होती है, वो मेनली टैक्स के पर्पज से ज़रूरी होती है। ये कोई ओनरशिप प्रूफ नहीं है, इसमें खाली प्रॉपर्टी टैक्स है। तो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ये ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है ये प्रूफ होता है, लेकिन ये बिल्डर प्रॉपर्टी के केस में ये सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराया कैसे जाता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी देनी होती है। दोनों ही केस में आप बिल्डअप केस और एग्रीकल्चर लैंड के केस में भी सेल डीड तो रजिस्टर्ड कराएंगे ही, या जो भी कोई ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स है उसकी आपको कॉपी लगेगी। उसके बाद म्यूटेशन कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगेगी। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो कोई तहसीलदार है, या कुछ स्टेट्स में हम तलहाती के नाम से जानते हैं, तो एक एप्लीकेशन दी जाती है। फिर साथ ही में एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया जाता है, एक एफिडेविट साइन होता है स्टैम्प पेपर में, और फिर उसे सबमिट कर दिया जाता है। ये सब के अलावा अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा लैंड है एग्रीकल्चर के अलावा, या कोई बिल्डर प्रॉपर्टी है, उस केस के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लेटेस्ट रिसिप्ट दी जाएंगी कि अपडेट है कि नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू किया गया है, मान लीजिए कोई बायर है या सेलर है डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू एग्जीक्यूट किया है तो उसकी भी एक कॉपी लगेगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स हर केस में लगता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई इनहेरिटेंस है या कोई विल है, मान लीजिए किसी ओनर की डेथ हो गई, उस केस के अंदर इनहेरिटेंस लैंड और प्रॉपर्टी उसके जो उत्तराधिकारी है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। उस केस के अंदर जो ओनर है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगता है। साथ ही में कोई विल है या सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगती है, या कोई पावर ऑफ अटर्नी इन्वॉल्व है इसमें तो इसकी भी कॉपी लगती है।